नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हैं हमारे पास में एनिमल फिजियोलॉजी। उसमें हमारे पास में पहला चैप्टर है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले तो हम ये देखें कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। सॉल्यूशन का मतलब विलियन को हम तीन प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि किसी भी विलियन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास में सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास में है सॉल्वेंट। यानी एक हमारे पास में विलेय पदार्थ है और दूसरा हमारे पास में विलायक पदार्थ है। यदि हम एनिमल्स के रूप में देखें तो चूँकि हमारे यहाँ पर जो पाया जाता है बॉडी के अंदर वो है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर सभी प्रकार के मिनरल्स और साल्ट्स सॉल्यूट्स की फॉर्म्स के रूप में रहते हैं, और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास में पाया जाता है वाटर, दैट इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा भी पानी की ही पाई जाती है। ऑस्मो रेगुलेशन वास्तव में बाहर के वातावरण के साथ में इंटरनल वातावरण के अंदर उसके सॉल्यूट्स को मेंटेन करना है, यानी जितना कंसंट्रेशंस बाहर की साइड में उतना अंदर की साइड में हो, जिससे कि किसी भी एनिमल्स की प्रोटोप्लाज्म या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर हमारे पास में तीन टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक हमारे पास में होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास में है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा हमारे पास में है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि नाम से ही पता है, ये समपरासरणी है, समपरासरणी विलयन। ये है अल्प परासरणी विलयन और ये है हमारे पास में अति परासरणी विलयन। कहने का मतलब है यहाँ पर यदि कोई प्रकार का सॉल्यूशन है या एनिमल्स है तो उसके अंदर आयोनिक कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होगी। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक एनिमल्स है और उसके चारों तरफ कोई इन्वायरमेंट है। सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई एनिमल्स एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, बाहर की साइड में हमारे पास में एज इन फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट है जहाँ पर कि वो रहता है, उसके साथ में उसको मेंटेन करना है अपने बॉडी के आयंस को और वाटर को मेंटेन करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो एनिमल है उसके अंदर यदि एक जैसा है, यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, और अंदर की साइड में भी उतने ही प्रकार के आयंस है, उनको मेंटेन करना है और हमारे को मेंटेन करना है पानी की मात्रा। दैट इज एन ऑस्मो रेगुलेशंस। अब इस ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर यदि बाहर और अंदर की साइड में यदि एक जैसा वातावरण है, दोनों के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एक जैसी है, तो इस प्रकार के विलयन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरणी। दूसरी कंडीशन है हमारे पास में हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर यदि हाइपोटोनिक विलयन है या एनवायरमेंट है तो उस कंडीशन के अंदर आउटर साइड में, ये हमारी साइड में है आउटर और ये हमारे पास में इनर साइड है, यानी आउटर साइड के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा कंपैरेटिवली कम हो। ध्यान दीजिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में बाहर आउटर इन्वायरमेंट में पानी की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा कम है, जबकि अंदर की साइड के अंदर पानी की मात्रा कम है और सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। हम जानते हैं हमेशा कि कभी भी किसी भी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज ऑस्मोसिस होता है, उस कंडीशन में केवल एंड केवल वाटर का मूवमेंट होता है, यानी केवल जो सॉल्वेंट प्रोडक्ट है, सॉल्वेंट प्रोडक्ट या विलायक ही मूवमेंट होगा, यानी जल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, नंबर 2 एग्जाम्पल, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, चूंकि बाहर की तरफ पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा कम है, यहाँ पर अंदर की साइड के अंदर पानी की मात्रा कम है और सॉल्यूट की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। उस कंडीशन में पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा किसी भी एनिमल्स के अंदर। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट इनटू द इनर एनवायरमेंट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से बाहरी विलायक के रूप में से पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे और इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे।
ये हो गया हमारे पास में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का कैसे होता है, ये हमारा दूसरा प्रकार। हमारे पास में तीसरा प्रकार है, वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यही हमारे पास में एनवायरनमेंट है, और तीसरे टाइप का एनवायरनमेंट के अंदर बाहर की साइड के अंदर पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम है, और दूसरी साइड के अंदर सॉल्यूट की जो मात्रा है वो एक्सेस ज़्यादा है, अति है। जबकि इस प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर पानी की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड कंपैरेटिवली, इसकी तुलना में यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा लग रही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ। पानी का आयतन बाहर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चूंकि कंसंट्रेशन के माध्यम से देखें तो यहाँ पर पानी की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पर सॉल्यूट की जो मात्रा है वो कम है। और हमने पिछले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखा था कि पानी हमेशा कहाँ पर होगा, पानी जो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशंस, बात कर रहा हूँ पानी के मॉलिक्यूल्स की, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूव करेगा। जबकि यदि सॉल्यूट को देखें तो हमेशा हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ मूवमेंट करेगा। हम केवल सॉल्वेंट की बात करेंगे, क्योंकि जिधर पानी ज़्यादा होगा उधर से कम की तरफ आएगा। अब हमारे यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है या एनिमल के अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। इस प्रक्रिया को हमें समझना है। यही हमारा वास्तविक रूप से ऑस्मो रेगुलेशन है। अब हम इसको डेली लाइफ के अंदर या एनिमल्स के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तीन प्रकार के सॉल्यूशन थे हमारे पास में, एक आइसोटोनिक है, दूसरा हमारे पास में हाइपोटोनिक है, और तीसरा हमारे पास में हाइपोटोनिक। हमारे पास में दो वर्ड, ऑस्मो रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस, समस्थितिक, यानी ऐसा प्रभाव जिसके अंदर वो एक जैसी अवस्था में या समान अवस्था में रहना चाहता है, यानी उसका अरेंजमेंट एक जैसा हो, उस कंडीशन को कहेंगे हम होम्योस्टेसिस। कोई भी एनिमल्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की कंडीशन को एक जैसा रखना चाहता है, ताकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो प्रोटोप्लाज्म में चलने वाली है वो ख़त्म नहीं हो, और उस कंडीशन को पानी की मात्रा को नियमन कर रहे हैं तो हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, और इसके मेंटेन करने की जो प्रक्रिया उसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। इस ऑस्मो रेगुलेशन में हमारे पास में दो वर्ड अधिकांशतः यूज होते हैं। नंबर वन इज ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल, यानी ये कौन से एनिमल्स होते हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर है, और दूसरे हमारे पास में है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो वर्ड हम जानते हैं ऑस्मो रेगुलेशन संबंधित है, और कन्फर्मर, कन्फर्मर का मतलब है उनमें कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होगा, एक्टिवली एक्टिविटीज नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट, या हम कोई प्रकार की एक्टिवली एक्टिविटी नहीं करते। यानी ये ऑस्मो रेगुलेशन के ऐसी जगह पर रहते हैं, या मैं ये कह दूं उस कंडीशन में कि ये हमेशा ऐसे आइसोटोनिक मीडियम में रहेंगे, यानी समपरासरणी विलियन के अंदर रहते हैं। और समपरासरणी विलियन के अंदर हम जानते हैं कि कोई भी एनिमल है, आउटर इन्वायरमेंट है, जितना मॉलिक्यूल जाएगा उतना ही अंदर आएगा, यानी जितने मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं। यानी समपरासरणी विलियन के अंदर पानी की मात्रा जितनी जाएगी उतनी रहेगी, इसलिए आइसोटोनिक मीडियम के अंदर उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर जो एनिमल्स है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट या ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर, क्योंकि वो एक ही प्रकार के वातावरण में या समपरासरणी वातावरण में रहते हैं। हमारे पास में बेस्ट एग्जाम्पल होगा इनवर्टिब्रेट एनिमल। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो कि ज़्यादातर मेराइन के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पर वो वेल अडेप्टेड हैं, वहीं पर रहेंगे, वहाँ से दूसरी जगह पर डाल दिया तो उनकी डेथ हो जाएगी। यह हमारे पास में दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है वेरियस टाइप ऑफ पैरासाइट। हमारे पास में बॉडी में जितने भी पैरासाइट है, सपोज कर लीजिए कि मलेरिया है, या हमारे पास में एंट अमीबा है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि आंत के अंदर परजीवी की फॉर्म के रूप में रहता है, या कोई भी एंडोपैरासाइट हो। तो इन एंडोपैरासाइट के अंदर चूंकि ये एक प्रकार के ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जो कि आइसोटोनिक मीडियम में, वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं पाया जाता है,
इसलिए इनके अंदर इस प्रकार की एक्टिवली प्रक्रिया करने की कोई भी कैपेसिटी नहीं होती है, कोई भी प्रकार के उपकरण इनके पास में नहीं पाए जाते हैं और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन यदि इनको इस इन्वायरमेंट से हटा दिया जाए तो इनकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। आइसोटोनिक मीडियम के अंदर या ऑस्मो कन्फर्मर को जहाँ के लिए वो वेल अडेप्टेड है वहाँ से यदि उसको हटा दिया जाए तो उसकी अवश्य ही मृत्यु हो जाएगी। ये कहलाएंगे हमारे पास में ऑस्मो कन्फर्मर। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट है दैट इज एन ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेशंस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सक्रिय रूप से, यानी इसके अंदर कुछ एनर्जी का खर्च होता है। जहां एनर्जी का खर्च होगा यानी वो पार्ट हमारे पास में हमेशा एक्टिवली होगा। यानी या तो इनको पानी लेना है या फिर पानी देना है, या पानी एक्सेस आ रहा है या एक्सेस जा रहा है, उस दोनों को मेंटेन करने के लिए इनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस प्रकार के एनिमल्स में हमारे पास में बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एन अमीबा। दूसरा हमारे पास में वेरियस टाइप ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज जो कि अलवणीय जल में पाई जा रही है। दूसरे हमारे पास में है मेराइन वाटर एनिमल्स, यानी ये एनिमल किस प्रकार से अपनी व्यवस्था करते हैं। अमीबा हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है जैसे कि अमीबा प्रोटियस। ये हमारे ऑस्मो रेगुलेशन में काम करेंगे और पार्टिसिपेट में हम यहाँ पर उसका काम भी लेंगे। तो एक हो गया हमारे पास में ऑस्मो कन्फर्मर और दूसरा हो गया हमारे पास में ऑस्मो रेगुलेटर। यानी ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, ये पर्टिकुलर एक ही एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं। ये एनिमल्स हैं जो इधर से उधर हो भी सकते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उस एक्टिविटी में काम करते हैं और उनके अंदर एनर्जी का भी खर्च होता है। दैट इज एन ऑस्मो रेगुलेटर्स। हमारे पास में नई टर्म्स है, वो है स्टीनोहेलाइंस। हेलाइंस वर्ड हमारे साथ काम में लिया जाता है साल्ट के लिए, और स्टीनो का मतलब लो रेंज। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो लो रेंज ऑफ साल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। यानी ये इस प्रकार के एनिमल्स जो साल्ट की यदि लो रेंज है या उसकी कम मात्रा में चेंजेस हो रहा है तो उसको ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसमें रह सकते हैं। दूसरे हमारे पास में यूरी हेलाइन एनिमल्स, यानी ये यदि किसी प्रकार का हाई रेंज भी हो तो भी वो अपने आप को मेंटेन करेंगे। मेंटेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इनको अधिक खर्च करना पड़ेगा और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एटीपी का खर्च नहीं होगा। यानी यहाँ ऐसे एनिमल्स जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हो या बहुत ज़्यादा हो गई हो तो वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते, वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे या एस्केप हो जाएंगे, चले जाएंगे। दूसरे एनिमल्स है हमारे पास में यूरी हेलाइन एनिमल्स जो हाई रेंज ऑफ सॉल्ट की मेंटेन कर सकते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए उनको एटीपी का खर्च करना पड़ेगा, एंड दोज एनिमल्स इज कॉल्ड यूरी हेलाइंस। अब हमारे पास में देखते हैं कि किस किस प्रकार के एनिमल्स या किस किस प्रकार के वातावरण में हम किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशंस करते हैं। हमारे पास में एक पहला एग्जांपल है एंड दैट इज वर्ड फर्स्ट, दैट इज इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स पहले तो हम ये जान ले कि हमारे पास में वाटर टू टाइप का है, फ्रेश वाटर, दूसरा मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर एनिमल्स की विशेषताएं क्या है, पहली बात तो हम इसकी विशेषताएं देख लें। यहां पर बाहर की तरफ पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सॉल्यूट कंपैरेटिवली क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण है वो एक प्रकार का कैसा हो गया, हाइपोटोनिक मीडियम हो गया। हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर क्या होता है, किसी एनिमल्स या किसी सेल के साथ, उसी को हम कहेंगे फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से होगा। विशेषताएं हमारे पास में क्या है, आउटर के अंदर कंपैरेटिवली पानी की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, और कंडीशन हमारी कैसी है, हाइपोटोनिक। अब इसके लिए हम दो प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये पता चल जाए कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा या किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन होगा। हमने एक एनिमल्स का नाम पढ़ा है शुरू से ही,
वन थिंग इज अमीबा प्रोटियस. अमीबा प्रोटियस इज एन फ्रेश वाटर एनिमल. चूंकि ये पानी के अंदर रहता है, झील के अंदर हमारे पास में एग्जाम्पल हो जाएंगे वेरियस टाइप ऑफ पॉन्ड, वेरियस टाइप ऑफ लेक्स. इनके अंदर विशेष प्रकार का जो पानी पाया जाएगा जिसके सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, हम उसे कहेंगे फ्रेश वाटर. अब हम बात करें अमीबा प्रोटियस कि अमीबा प्रोटियस के अंदर किस प्रकार से पानी का मेंटेनेंस होता है. मान लीजिए कि हमारे पास में ये अमीबा है. अमीबा चूंकि बाहर की तरफ पानी है, यहां पर बाहर की तरफ पानी है, हम जा रहे हैं, हाइपोटेनिक कंडीशन है, बाहर पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, और सॉल्यूट की मात्रा क्या है, कम है. और चूंकि कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, यहां प्रोटोप्लाज्म के अंदर कंपैरेटिवली सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो पानी की मात्रा है वो कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी. और हमने कहा था कि पानी, बात कर रहे हैं हम पानी की, पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा. बात कर रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल्स की. वाटर मॉलिक्यूल्स यहां ज्यादा है, अंदर कम है. सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है अंदर की साइड में कंपैरेटिवली ज्यादा है और बाहर की साइड में कम है. तो मूवमेंट केवल सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं होता है. यदि कंडीशन देखें तो यहां पर बाहर की तरफ है, इसलिए इस प्रकार की कंडीशन हो गई हमारे पास में हाइपोटोनिक मीडियम. अब उस कंडीशन के अंदर हमको पता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, तो उस कंडीशन में यहां पर चारों तरफ से पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर की साइड में चला जाएगा. और जैसे जैसे इसके अंदर यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पानी जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर धीरे 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 दो कंडीशंस या हमारे पास में दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. चूंकि नंबर वन, बॉडी के अंदर हमारे अंदर पानी की मात्रा बढ़ रही है. यहां पर पानी की मात्रा बाहर से जब अंदर एंटर करती रहेगी, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई. एक तो हमारे पास में नई समस्या है, और दूसरी ये समस्या है कि हमारे पास में जो प्रोटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य जो इसके अंदर भरा हुआ है, उस जीव द्रव्य के अंदर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी जो विशेष प्रकार की सांद्रता है जिसको मेंटेन करना जरूरी है होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वो धीरे धीरे यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यदि प्रोटोप्लाज्म के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो जाए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फेल हो जाएगी. तो हमको क्या करना है कि इसको मेंटेन करना है और इसको कम करना है. तो हमारे पास में जैसे जैसे पानी इसके अंदर आएगा, यदि ऐसे ही आता रहा और ये पानी का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो अमीबा क्या हो जाएगा, फट जाएगा. इस समस्या के सॉल्यूशंस को निदान करने के लिए हमारे पास में एक नया सिस्टम डेवलप किया. तो इन एनिमल्स के अंदर पाई जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी संकुचनशील संकुचनशील रिक्तिका, या इसको सामान्यतः सीवी के नाम से जाना जाता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे ही अमीबा के अंदर मान लीजिए एक स्टेप है, दूसरी स्टेप के अंदर यदि अमीबा है तो उसके अंदर यहाँ पर कोई विशेष प्रकार की वैक्यूल डेवलप हो जाएगी. ये नई प्रकार की वैक्यूल्स होगी. इन वैक्यूल को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इसके आगे की कंडीशन में मान लीजिए पानी ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे पास में अमीबा है, और इस अमीबा के अंदर यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो बड़ी होती जाएगी. ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो बड़ी हो गई, लार्ज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और फाइनली क्या करेगी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, लास्ट में आके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहीं पर जाके ब्रस्ट हो जाएगी. यानी जो पानी था उस पानी को किसी भी कंडीशंस में बाहर निकालना है और हमें काम करना है एक्टिवली. तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन हुआ. अब यहां से पहले ध्यान से दीजिए, पानी की मात्रा जैसे जैसे इसके अंदर जा रही है तो उस पानी का साइज आकार बढ़ रहा है, बॉडी का फट सकती है. उसको मेंटेन करने के लिए हमने न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप कर दी, नई संकोचनशील रिक्तिका डेवलप कर दी. और संकुचनशील रिक्तिका का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है.
साइज बड़ी हो गई और लास्टली जाके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आके ब्रस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी की मात्रा को धीरे धीरे इकट्ठा करके बाहर डाल देती है, नंबर 1। दूसरा, यहां जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसका आकार बढ़ता जा रहा है, तो जब बढ़ता हुआ आकार होता है उसको तो हम कहते हैं डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का आकार पहले छोटा सा था, यहां पे भी पाई जाती है लेकिन बहुत छोटे आकार की पाई जाती है। ये सीवी है, इसका आकार बहुत छोटा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। लेकिन जैसे जैसे पानी इसके अंदर आएगा इसका आकार बढ़ेगा और उस आकार बढ़ने की प्रक्रिया को हम कहेंगे डायस्टोल। और चूंकि और बढ़ती जा रही है, यहां पर भी डायस्टोल हो रहा है और यहां पर भी डायस्टोल हो रहा है और लास्ट में आके ये जब ब्रस्ट हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिस्टोल। ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर या अमीबा प्रोटिस्ट के अंदर, चूंकि बाहर फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है तो फ्रेश वाटर के अंदर पानी अंदर प्रवेश कर रहा है। पानी इस समस्या को सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का आकार धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहे हुए आकार को हम क्या कहेंगे, डायस्टोल। यानी संकुचनशील रिक्तिका धीरे धीरे बढ़ती जाती है, संख्या में भी बढ़ती है और वॉल्यूमेट्रिक भी बढ़ती है, आयतन भी बढ़ता है। बढ़ते हुए आयतन को हम कहेंगे डायस्टोल, फिर बढ़ता जाएगा और लास्ट में जाके एक जगह पर ब्रस्ट हो जाएगी, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे सिस्टोल। इस प्रकार से हमने पानी की समस्या को निकाल दिया। लेकिन हमको क्या पता चला कि ये एक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही है? हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास में एक ही सिस्टम है जिससे पता चले कि हम बार बार कर रहे थे कि यदि कहीं पर एटीपी यूज हो रही हो तो वो प्रक्रिया क्या होगी, एक्टिवली होगी। हमने पहले ही कहा था एक्टिवली यूज हो रही है या एटीपी या एनर्जी का यूज हो रहा है तो वो प्रक्रिया क्या होगी, ऑस्मो रेगुलेशन होगी और यही हम ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ऑस्मो रेगुलेशन है या इसमें एनर्जी यूज हुई है? तो हमारे पास में ये देखा गया कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे बड़ी जो हो रही है, ये सारी सीवीज है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हो रही है ये भी सीवी है। इस सीवी के चारों तरफ हमने एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ध्यान दीजिए, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बड़ी होती जा रही है उसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार की चारों तरफ से कवरिंग हो रही है और उस कवरिंग को कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे जैसे बड़ी हो रही है उस बढ़ती हुई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ क्या इकट्ठा हो गया हमारे पास में, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया देखे जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया यदि इसी से जुड़े हुए हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को पानी बाहर निकालने के लिए निश्चित तौर पर किसकी आवश्यकता होगी, एटीपी की आवश्यकता है। इसलिए ये एक प्रकार क्या क्या है हमारे पास में, एक्टिवली पार्टिसिपेशंस है। थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर के अंदर हम अगली बात करेंगे।